गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार प्रणाम। आज का जो टॉपिक है वो दिख रहा है एनीमिया। बात कर रहे हैं एनीमिया क्या होता है। एक छोटी सी भाषा में बात करें कि खून की कमी हो जाती है, क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। यदि मैं कहूं कि एक एनीमिया एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उसकी कमी हो जाती है, तो क्या बोलते हैं? एनीमिया कंडीशन कहते हैं। खून की कमी होना एनीमिया होता है। तो आज इस एनीमिया के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं उसका एनीमिया की डेफिनेशन, कितने प्रकार के एनीमिया होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ में उसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, ये एग्जाम के अंदर समरी के रूप में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए इसको बेसिक जानकारी के साथ में पढ़ के रख लेना ताकि एग्जाम के अंदर आएगा तुरंत कर ले। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं एनीमिया के बारे में। एनीमिया वह एक असामान्य स्थिति है, एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसके अंतर्गत क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन लेवल जो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो सामान्य की तुलना में कम होता है ना। जैसे आपने देखा होगा कि हीमोग्लोबिन की मात्रा की बात करें तो 14 to 16% होती है, ठीक है ना, या ग्राम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यदि मैं कहूं कि हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो नॉर्मल होता है, उस नॉर्मल से भी कम होगा, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर एक क्या इंडिकेशन होगा कि ये पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द एनीमिक या एनीमिया कंडीशन होता है, ठीक है। मेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो होता है 60, ये मेल के अंदर है, और ये है फीमेल के अंदर, ठीक है। दूसरी बात करते हैं 14 to 16, ये क्या है, रेंज है बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तो रेंज है, परंतु मैं कहूं कि बिलो द 7, बिलो द 10, है ना, इससे कम होता है तो क्या है, एक मरीज को, उस पर्सन को, उस व्यक्ति को एनीमिक घोषित करते हैं। तो इसमें यह लिखा हुआ है कि एनीमिया एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसके अंतर्गत हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल की तुलना में कम होता है। एनीमिया एक स्वयं एक स्पेसिफिक डिजीज नहीं है, अपितु शरीर में किसी अन्य डिसऑर्डर के कारण उत्पन्न होने वाला साइन है। एनीमिया एक बीमारी नहीं है, एनीमिया किसी बीमारी की वजह से होने वाला साइन है, चिन्ह है, ठीक है। हीमोग्लोबिन लेवल सामान्य की तुलना में कम होने पर ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अब आपने देखा होगा कि हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है कि बॉडी के अंदर ब्लड है और उस ब्लड के साथ में ऑक्सीजन को बाइंड बना देता है हीमोग्लोबिन। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है या एनीमिया कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ब्लड कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि ब्लड के साथ में ले जाने वाला ऑक्सीजन है वो नहीं ले जा पाएगा, पूरे बॉडी के अंदर नहीं सप्लाई हो पाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि एनीमिया एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसके अंतर्गत हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एनीमिया कंडीशन कहते हैं। एनीमिया एक ऐसी अपने खुद की डिजीज नहीं है, वो किसी बीमारी की वजह से होने वाला या अक्कर होने वाला सिम्टम्स होता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि जब बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, ऐसी परिस्थिति के अंदर ब्लड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, मतलब कि बॉडी के अंदर मिलने वाला ऑक्सीजन है वो प्रॉपर रूप से ब्लड के साथ में नहीं जा पाएगा, इस प्रकार से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द एनीमिया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं कारण। आपने देखा होगा कई ऐसे कारण होते हैं जो एनीमिया कॉज करते हैं, जैसे कि सबसे पहले है ब्लड लॉस। ये ब्लड लॉस बच्चों एक कॉमन कॉज के अंदर आता है, ठीक है ना। ये एनीमिया का एक मोस्ट कॉमन कॉज है, ये ब्लीडिंग एक्यूट या क्रोनिक हो सकती है।
एक्यूट या क्रोनिक हो सकती है। ब्लड लॉस, बहुत सारे ऐसे कारण हैं, अभी अपन डिस्कशन करेंगे कि ब्लड की कमी की वजह से क्या होता है, एनीमिया कंडीशन उत्पन्न होती है। जैसे ए ब्लीडिंग ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं या बच्चे की डिलीवरी हो रही है तो उस दौरान, सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान ब्लड का क्या होता है, लॉस होता है, पहला। दूसरा है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंडीशन सच एज द गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टोमक। दूसरा है गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब बच्चों होता है घाव, वुंड, है ना, तो पेट के अंदर घाव होते हैं तो उसकी वजह से भी इंटरनल ब्लीडिंग होगी। हेमरोइड्स, जैसे पाइल से मस्से की प्रॉब्लम है ना, रेक्टल पार्ट से ब्लीडिंग निकलेगा, आएगा। और दूसरा ऐसे कई कैंसर कंडीशन होती है, कार्सिनोमा होता है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। महिलाओं के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्लीडिंग होती है उसके दौरान भी एनीमिया कंडीशन होती है, महिलाओं के अंदर ये देखने को मिलता है। वुमेन हैविंग ए फाइब्रॉइड्स, जो यूटेरन फाइब्रॉइड्स की कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में भी ब्लीडिंग देखने को मिलती है। हुक वार्म इन्फेस्टेशन ईसीटी, जैसे हुक वार्म के अंदर भी आपने देखा होगा कि हुक वार्म पैरासाइट्स जो है उसमें क्या होता है कि वो स्टोमक के अंदर, सॉरी इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। दूसरी बात की जो हुकवर्म का जो ये कैजुटिव ऑर्गेनिज्म होता है, जो कारक होता है, वो खून पीता है, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन के अंदर एनीमिया होने की संभावना होती है। तो सबसे पहले एनीमिया होने का कारण क्या है, ब्लड लॉस। ब्लड लॉस के अंदर ये वेरियस कारण देखने को मिलते हैं। दूसरी बात करते हैं बोन मैरो द्वारा ब्लड लॉस का अपर्याप्त उत्पादन। आपने देखा होगा कि खून का प्रोडक्शन कहां होता है, बॉडी के बोन के अंदर पाया जाना वाला बोन मेरो के अंदर ब्लड का, आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। परंतु मैं कहूं कि बोन मेरो में किसी भी प्रकार का गड़बड़ घोटाला होगा तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या होगा कि खून का, आरबीसी का, हीमोग्लोबिन का प्रॉपर रूप से उसका प्रोडक्शन नहीं होने की वजह से ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द एनीमिक। ठीक है, अब देखिएगा बोन मेरो द्वारा ब्लड लॉस का अपर्याप्त उत्पादन, रेड ब्लड सेल का अपर्याप्त उत्पादन या ए फॉल्टी ब्लड सेल का उत्पादन भी एनीमिया उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि अप्लास्टिक एनीमिया, है ना। अप्लास्टिक एनीमिया, इसके अंदर क्या होता है कि अप्लास्टिक एनीमिया के अंदर जो आरबीसी है वो प्रॉपर रूप से नहीं बन पाती है, बोन मेरो प्रॉपर रूप से काम नहीं करता है। दूसरा है अपर्याप्त इरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन के कारण भी होने वाला एनीमिया। तो सबसे पहले है अप्लास्टिक एनीमिया, दूसरा है अपर्याप्त इरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन किडनी से प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, और इरिथ्रोपोइटिन इज ए रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड, है ना, या आरबीसी। तो इरिथ्रोपोइटिन का क्या हो रहा है, अपर्याप्त उत्पादन होता है। ऐसा रीनल फेल्यूर की कंडीशन में देखना है, यदि किडनी खराब है तो इरिथ्रोपोइटिन नहीं बन पाएगा, इरिथ्रोपोइटिन नहीं होगा तो आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा, और आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एनीमिया कंडीशन उत्पन्न होगी। दूसरा है विटामिन बी12 और फोलिक एसिड की कमी से होने वाला एनीमिया, है ना। बॉडी के अंदर विटामिन बी12 है, फोलिक एसिड है, इसकी कमी की वजह से भी क्या होता है, एनीमिया कंडीशन हो सकती है। आयरन की कमी से भी एनीमिया कंडीशन हो सकती है, और एक थैलेसेमिया कंडीशन होती है, उसके द्वारा भी क्या होता है, एनीमिया होता है। तो बच्चों ये कुछ कारण है जिसमें बोन मेरो की डेफिशिएंसी उसकी वजह से होता है। दूसरा है, नेक्स्ट बात करते हैं रेड ब्लड सेल का अत्यधिक हानि, है ना, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाता है। इसे हानि विभिन्न इनहेरिटेड तथा एक्वायर्ड फैक्टर्स आरबीसी के डिस्ट्रक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, परिणाम स्वरूप व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है। इसमें निम्न शामिल है, कई ऐसी बीमारियां होती है जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और उसकी वजह से मरीज को क्या होता है, एनीमिया होता है। जैसे कि इन्फेक्शन, मलेरिया का इन्फेक्शन हो गया, मैकेनिकल ट्रॉमा ऑफ टू रेड सेल, मलेरिया के अंदर
मलेरिया का इन्फेक्शन हो, मैकेनिकल ट्रॉमा टू द रेड सेल, इम्यून डिसऑर्डर है, सर्टेन मेडिकेशन, कई ऐसी मेडिसिन होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, आरएस इनकम्पेटिबिलिटी, डेफिशिएंसी ऑफ द सर्टेन एंजाइम्स जिसके अंदर पायरूवेट काइनेज डेफिशिएंसी, और ये कुछ एंजाइम्स होते हैं उसकी वजह से भी होता है। ठीक है, अब देखिएगा इसके अंदर क्या बताया गया है कि आरबीसी का रेड ब्लड सेल को अत्यधिक हानि होना, रेड ब्लड सेल का अत्यधिक हानि होता है, मतलब डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जैसे कई ऐसी मेडिसिन या कई जैसे इन्फेक्शन ऑफ द मलेरिया या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में रिएक्शन, आरएस इनकम्पेटिबिलिटी, ये सारे क्या करते हैं, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं। उस वजह से क्या होता है, ये एनीमिया कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आरबीसी के अंदर या एनीमिया की बात करें तो ऐसी परिस्थिति के अंदर कौन कौन से रिस्क फैक्टर रहते हैं, जोखिम कारक रहते हैं जो एनीमिया कोज करते हैं। जैसे पुअर न्यूट्रिशन, आर में आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड आदि की कमी, ए डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिशनल एनीमिया जिसके अंदर ये जो मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आयरन है, विटामिन B12 है और फोलिक एसिड है, ये सारे खून को बढ़ाने का काम करते हैं, परंतु एक बैलेंस डाइट नहीं लेने की वजह से भी एनीमिया होने की संभावना रहती है। दूसरी बात करते हैं, प्रेगनेंसी के अंदर बॉडी के अंदर ब्लड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, गेस्टेशनल एज के अंदर ब्लड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो उस कंडीशन में भी एनीमिया होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से प्रेगनेंसी के अंदर होने वाला एनीमिया होता है, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एनीमिया। क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल एनीमिया। दूसरा है किसी भी प्रकार की सर्जरी करते हैं या ट्रॉमा के दौरान ब्लड का लॉस होता है, उसकी वजह से भी ये भी क्या एक एनीमिया कॉज करते हैं। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया आदि की उपस्थिति, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन, लंबे समय से इन्फेक्शन है, क्रोनिक डिजीज है जैसे रीनल फेल्यूर है, इन्फ्लामेटरी आदि की उपस्थिति, ये सारे बच्चों क्या है, रिस्क फैक्टर के अंतर्गत जाएगा और एनीमिया कॉज करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब एनीमिया के क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने यहाँ पे एक मैं आपको इमेज दिखा रहा हूं, एक क्लासिफिकेशन ऑफ द एनीमिया। एनीमिया के अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर ए फिजियोलॉजिकल एनीमिया और दूसरा है ए पैथोलॉजिकल एनीमिया। मोस्टली जो एनीमिया होता है वो पैथोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलता है। पैथो इज रिलेटेड टू डिजीज, किसी भी प्रकार की कोई डिजीज की वजह से, जैसे पैथोलॉजिकल के अंदर क्या है, एक है न्यूट्रिशनल एनीमिया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब कि बैलेंस डाइट नहीं लेने की वजह से जो होने वाला एनीमिया होता है। कौन कौन से एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड और प्रोटीन। तो प्रोटीन है, फोलिक एसिड है, विटामिन B12 है और आयरन है, इनकी कमी से होने वाला जो एनीमिया होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। यदि इसका प्रॉपर रूप से बैलेंस डाइट लिया जाए तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ये एनीमिया नहीं होगा। दूसरी बात करते हैं हेमरेजिक एनीमिया, मतलब ब्लीडिंग की वजह से होने वाला एनीमिया। ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ट्रॉमा की वजह से ब्लीडिंग हुआ और उसकी वजह से एनीमिया हो गया, तो हेमरेजिक एनीमिया जिसके अंदर एक्यूट हेमरेजिक एनीमिया और दूसरा है क्रोनिक हेमरेजिक एनीमिया। एक्यूट मतलब आफ्टर एंड पार्टम हेमरेज, जिसमें एपीएस होता है ना, एंड पार्टम है जो डिलीवरी से पहले जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, एक्यूट एंड पार्टम हेमरेज कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में क्रोनिक हेमरेजिक कंडीशन ड्यू टू द ब्लीडिंग पाइल्स, जैसे हेमरोइड्स का प्रॉब्लम है, पाइल्स है, उस कंडीशन में ड्यू टू हुकवर्म इन्फेस्टेशन है, उसकी वजह से भी होता है। वो धीरे धीरे बॉडी के अंदर क्या होता है कि हुकवर्म वाला जो वर्म्स है वो क्या करता है, खून पीता रहता है, या जो पाइल्स है उस कंडीशन के अंदर भी क्या होता है, ब्लीडिंग, ब्लड लॉस होता रहता है और मरीज को क्या होता है, एनीमिया कंडीशन देखने को मिलती है। उसके बाद में
तीसरा जो है अदर्स एनीमिया, जिसमें अप्लास्टिक एनीमिया है, और उसके बाद में एक है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर होता है कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। आरबीसी हीमोलाइटिक्स का मतलब होता है कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होना, जिसके अंदर एक्वायर्ड एनीमिया, इम्यूनो हीमोलाइटिक एनीमिया, एनीमिया ड्यू टू द इन्फेक्शन सच एज द मलेरिया, टीबी, एनीमिया ड्यू टू स्प्लिनोमेगाली, हेरिडिटी एनीमिया, थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, अदर हीमोग्लोबिन पैथोसिस, हेरिडिटी, स्पेरोसाइटोसिस और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोनेज डेफिशिएंसी। तो ये कई ऐसे जो कारण होते हैं एनीमिया के, ये किसके अंतर्गत जाएंगे? हेरिडिटी एनीमिया के अंदर जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन के अंदर आपको मोटे तौर पे एनीमिया को दो भागों में बांटा गया है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया और पैथोलॉजिकल एनीमिया। पैथोलॉजिकल एनीमिया को आगे नेक्स्ट में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया, हेमरेजिक एनीमिया, और उसके बाद में जो तीसरा है वो क्या है? अप्लास्टिक एनीमिया अदर के अंदर जाएगा, और हेमोलाइटिक एनीमिया के अंदर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे। तो ये एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। बस आपको ध्यान होना चाहिए कि किस टाइप के क्लासिफिकेशन एनीमिया का क्लासिफिकेशन होता है। दूसरी बात अपन करेंगे कि एनीमिया का क्लासिफिकेशन की बात करें, ये मैंने इसके बारे में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहां पे दे दिया है। देखो सबसे पहले क्या लिखा है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, वहां पे जो क्लासिफिकेशन था वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया था। तो इसके अंदर क्या होगा? शरीर में लो तत्व की कमी हो जाने के कारण हीमोग्लोबिन बनने का काम बाधित होता है, इसलिए इसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। दूसरा है थैलेसेमिया एनीमिया। इसमें हीमोग्लोबिन की श्रृंखला का निर्माण, जिसमें बीटा सेल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जिस कारण से हीमोलाइसिस होता है। अप्लास्टिक एनीमिया, इस प्रकार के एनीमिया बोन मेरो के अप्लेसिया के असफल होने के कारण उत्पन्न होता है, या फिर किसी भी रासायनिक या केमिकल एजेंट के कारण बोन मेरो का डिस्ट्रक्शन होने पर होता है। पर्नियस एनीमिया, ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का एक ही रूप है जो विटामिन B12 की कमी से होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इस प्रकार का एनीमिया बोन मेरो के मेगालोब्लास्टिक की उपस्थिति में होता है। सामान्य ये फोलिक एसिड एंड आयरन की कमी से होता है। अब देखिएगा, इसके अंदर बच्चों ध्यान रखना है कि जो आयरन है वो एक न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। दूसरा है कि ये पर्नियस एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। पर्नियस एनीमिया के अंदर पर्नियस PB12 ऐसे याद रखना। पर्नियस एनीमिया होता है वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। पर्नियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है, परंतु मोस्टली जो होता है वो फॉलिक एसिड और आयरन की कमी से होता है। एग्जाम के अंदर कई बार आया हुआ है कि पर्नियस एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है। मैंने आपको ट्रिक बता दिया, PB12। विटामिन P मतलब पर्नियस, B12 का मतलब विटामिन B12। अंडरस्टैंड। दूसरा है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। यदि ऑप्शन के अंदर ये फॉलिक एसिड और आयरन नहीं आ रहा है तो क्या डालना है? तो विटामिन B12 डालना है। ठीक है। उसके बाद में ऑटो इम्यून एनीमिया, कभी कभी इम्यूनिटी सिस्टम के कुछ असामान्यता आ जाती है और इन असामान्यता के कारण प्रीमेच्योर लाल रक्त कणिकाओं के बनने से होता है। सिकल सेल एनीमिया, इस प्रकार का एनीमिया एक आनुवंशिक होता है। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं होती है, वो सिकल शेप की हो जाती है, एस शेप की हो जाती है। हीमोलाइटिक एनीमिया, इसमें लाल रक्त कणिकाओं के बढ़ने पे होता है। ठीक है ना। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, हीमोग्लोबिन की जो काउंट है वो बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ द एनीमिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की।
आपने देखा होगा कि जब बॉडी के अंदर एनीमिया कंडीशन होती है, खून की कमी होती है, उस कंडीशन के अंदर जैसे ही थोड़ा सा चलेंगे फिरेंगे थकान महसूस होगी, सांस में तकलीफ होगी, एक पीलापन व्हाइटनेस कंडीशन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फेलोर, विशेष तौर पर स्क्लेरा। फेलोर कंडीशन देखने को मिलेगी कहां पे? स्क्लेरा और म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन का पीलापन हो जाना। जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर जैसे ही देखते हैं तो या तो नाखून देखते हैं, ठीक है, दूसरा आंखों की जो अंदर की जो लेयर है उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फेलोर कंडीशन देखने को मिलेगी कहां कहां पे? एक तो स्क्लेरा है, म्यूकस मेम्ब्रेन है और स्किन के ऊपर। दूसरा है डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन, जैसे ही थोड़ा काम करेंगे उस कंडीशन के अंदर चलेंगे फिरेंगे उस टाइम में क्या होगा? सांस में तकलीफ होगी, डिस्पनिया ऑफ ऑन एक्सर्शन, ठीक है ना। चलने फिरने काम करने की वजह से थकान महसूस होगी और सांस में तकलीफ होगी। टेकिकार्डिया कंडीशन देखने को मिलता है एनीमिया के अंदर, हार्ट रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट रहेगा, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथिंग, इजली फैटिग, एक तुरंत थकान महसूस होगी, डिक्रीज एक्टिविटी टॉलरेंस, हेडेक होगा, पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ में ड्रोजीनेस, टिनिटस, फिंगर्स तथा टो में पैरास्थेसिया की मौजूदगी है ना, फिंगर है, टो है, जो ये डिस्टल पार्ट्स होते हैं वहां पे प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो पैरास्थेसिया मतलब सुनापन की कंडीशन देखने को मिलेगी। उसके बाद में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम जैसे एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन आदि की समस्या उत्पन्न हो सकती है, वजन लॉस हो सकता है, महिलाओं में एमनोरिया तथा मेनोरेजिया जैसे लक्षण भी अराइज हो सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना, एमनोरिया, ठीक है। उसके बाद में ईटिंग डिसऑर्डर जैसे पाइका, पिक्का, है ना। ईटिंग डिसऑर्डर मतलब पिक्का का मतलब क्या है? जैसे मिट्टी है, शौक है, ये जो खाने का इच्छा करती है, रेस्टलेसनेस रहेगी, इरिटेबिलिटी रहेगी, मतलब चिड़चिड़ापन रहेगा, जैसे किसी भी बात पे हर एक में गुस्सा ज्यादा आएगा, और डिले वुंड हीलिंग रहेगा, घाव भरने में देरी होगी, सेंसिटिविटी टू कोल्ड, और उसके बाद में डिपेंडेंट एडिमा, सूजन स्वेलिंग होगा, डिपेंडेंट एनीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो था अपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन सिम्टम एनीमिया की कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोसिस, रोगी और परिजनों से ली गई हिस्ट्री, रोगी में मौजूद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, शारीरिक फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन जिसमें सीबीसी, ईएसआर, पेरिफेरल ब्लड स्मेर एग्जामिनेशन, बोन मेरो एस्पिरेशन, आवश्यकता अनुसार अंडरलाइनिंग कॉजेज का पता लगाने हेतु अन्य इन्वेस्टिगेशन भी किए जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर है तो ब्लड जांच करेंगे, उससे मालूम पड़ जाएगा कितना क्या कंडीशन देखने को मिलती है। दूसरा है मैनेजमेंट की बात करें, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन देंगे, सप्लीमेंट्री आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 थेरेपी, इरिथ्रोपोइटिन। उसके बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यदि ज्यादा ही सीवियर कंडीशन है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ देंगे, एनीमिया के लिए रेस्पॉन्सिबल कॉज को आइडेंटिफाई कर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो बेसिक उसका ट्रीटमेंट होता है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे एक दिया हुआ है एनीमिया के इलाज में कौन कौन सी दवाइयां देते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूं। ब्लड में रेड ब्लड सेल का लेवल यदि 40% से 60% के बीच में अर्थात 9 ग्राम का है तो उपचार के लिए सर्वोत्तम विधि ओरल आयरन टेबलेट है, ठीक है ना। यदि हीमोग्लोबिन का लेवल 9 ग्राम हो गया है, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या देंगे? ओरल आयरन टेबलेट देते हैं जिसमें फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेरेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस सक्सीनेट। ये आयरन टेबलेट भोजन के बाद ली जानी चाहिए क्योंकि खाली पेट में गैस्ट्रिक इरिटेशन करती है। साथ में विटामिन सी लेने की भी सलाह दी जाती है ताकि आयरन का शीघ्र अवशोषण हो सके। ये थेरेपी 6 से 12 महीने तक दी जाती है। यदि मरीज ओरल आयरन नहीं ले पा रहा है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आईएम इंजेक्शन उपलब्ध है। कौन कौन से इंजेक्शन उपलब्ध है? आयरन डेक्स्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, जिसको किस नाम से आता है? इम्फेरॉन के नाम से। आयरन सोर्बिटॉल सिट्रेट एसिड, जिसको किस नाम से आता है? जेक्टोफेर,
तो ये अलग अलग तरह के इंजेक्शन भी अवेलेबल होती है, दवाइयां भी अवेलेबल होती है, 6 से 12 महीने तक रेगुलर दी जाती है, कंडीशन ठीक हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो एनीमिया कोई बड़ी बात नहीं है। एनीमिया के अंदर एनीमिया का डेफिनेशन लिख लिया, किस किस कारण से होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे, क्या डायग्नोसिस करेंगे और उसका क्या मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो एनीमिया एक बेसिक है, इसको आप एक बार हल्का सा पढ़ लें, पीडीएफ मैंने ग्रुप के अंदर भेज दिया है। आज इतना ही, धन्यवाद।